हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी में अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपन अभी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पे कर रहे थे, अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट करी, तो अब अपन आ रहे हैं writs पे। writ होता क्या है? देखो, writ होती है एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जो एक कोर्ट देता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देती है। किस चीज के लिए देते हैं? कोई चीज इंप्लीमेंट कराने के लिए, या फिर कोई चीज वायलेट हो रही हो उसको सही से फॉलो कराने के लिए एक फॉर्मल ऑर्डर होता है, उसे कहते हैं रिट। आइए देखते हैं। रिट, a writ is a formal written order issued by a judicial or administrative authority serving as a crucial legal remedy for safeguarding fundamental rights and ensuring accountability of public authorities। देखो, रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो एक जुडिशियल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जारी करती है। ये एक लीगल सेफगार्ड भी है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हो तो आप कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट रिट जारी करेगा। रिट से आपका जो भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो वायलेशन बंद हो जाएगा, और पब्लिक अथॉरिटीज पे भी अकाउंटेबिलिटी का काम करता है। अपन ने पढ़ा था रिट आई है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इंग्लैंड से आई है। इंडिया में रिट जारी कैसे होती है? आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वायलेशन पे, अपने फंडामेंटल राइट या कोई और राइट के, वहां से फंडामेंटल राइट वायलेशन की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। इन इंडिया रिट्स फॉर्म अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द लीगल सिस्टम। ये एक बहुत मेन चीज है क्योंकि ये सीधे अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बना रही है, empowering individual to seek judicial intervention when their rights are violated or when government authorities fail to act by the law। ये एक इंडिविजुअल को एम्पावर करती है। रिट्स क्या करती है? एम्पावर करती है इंडिविजुअल को जुडिशियल जुडिशरी के पास जाने के लिए, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स या कोई भी राइट्स वायलेट हो रहे हों, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी फेल कर रही है अपना काम करना लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी काम नहीं कर रही या आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है, तो आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करेगा। रिट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, अपन सिर्फ रिट्स बोलते हैं, इंग्लैंड वाले इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखें। दे आर ओरिजिनली इशूड अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग। पहले किंग जारी करते थे, अब डेमोक्रेसी आ गई है तो कोर्ट्स जारी करते हैं। दिस लीगल ट्रेडिशन हैज बीन अडॉप्टेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग रिट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिट्स क्या फंडामेंटल पार्ट है जुडिशियल रिव्यू का, तो हाँ, रिट्स एक फंडामेंटल पार्ट है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, हमें हर चीज के लिए क्या रहना है? प्रिपेयर्ड रहना है। के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? द पावर ऑफ टू इशू रिट्स इज ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है? हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही रिट्स जारी कर सकते हैं। पर अगर किसी स्पेसिफिक केस में पार्लियामेंट बोले कि ये कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, तो हाँ, तब वो कोर्ट जारी कर सकता है रिट, वरना संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इशू कर सकते हैं। Article 32, this article gives the Supreme Court the authority to issue writs to enforce fundamental rights। ठीक है, इसे ही आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था बी आर अम्बेडकर जी द्वारा, क्योंकि ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू डायरेक्टली अप्रोच द एपेक्स कोर्ट फॉर रिलीफ। ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ये सिर्फ फंडामेंटल राइट से ही डील करता है। अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि इस वायलेशन को रोका जाए और पब्लिक अथॉरिटी सही से काम करे। Similarly, Article 226. This article empowers High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights and any other purpose। ठीक है, याद रखो, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ही रिट जारी करेगा, पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और किसी और पर्पस के लिए भी रिट जारी करेगा, गिविंग देम ब्रॉडर ज्यूरिसडिक्शन कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट या किसी और पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अपने को इसमें ध्यान रखना है,
सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया में रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन में जारी कर सकता है रिट। पर हाई कोर्ट का किन मामलों में रिट जारी कर सकता है वो ब्रॉडर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ किसी भी पर्पस में रिट जारी कर सकता है। ये एक अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसे आप इंपॉर्टेंट माने। Are issued to safeguard fundamental rights and to ensure accountability of public authorities। रिट्स जारी क्यों करी जाती हैं? ये सेफ गार्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स और इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट की। रिट्स देखो 5 टाइप की होती हैं। द इंडियन लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइजेस 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ रिट्स, each serving distinct purposes in protecting individual rights and ensuring the proper functioning of authorities. These writs are mechanisms through which courts can intervene in cases of unlawful actions or omissions by the government and its agencies। देखो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, ये पांचों अलग अलग चीजों में डील करती हैं जिससे सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। और ये अनलॉफुल एक्शंस जो गवर्नमेंट कर रही है या आर्बिट्रेरी एक्शंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा या स्टेट के द्वारा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए रिट्स जारी करी जाती हैं। इंडिया में 5 टाइप की रिट्स हैं। ये हैं वो 5 टाइप की रिट्स: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्यो वारंटो। ठीक है, क्या क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्यो वारंटो। आइए देखते हैं हेबियस कॉर्पस। दिस रिट इज यूज्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। देखो, अगर पुलिस के द्वारा या किसी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के द्वारा किसी को पकड़ा जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है तो वो लीगल डिटेंशन है। अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस लगती है। अब अनलॉफुल डिटेंशन अगर मैं किसी को पकड़ के रख लूं तो किडनैपिंग है, तो उसके अगेंस्ट लगेगी हेबियस कॉर्पस। अगर पुलिस भी पकड़ रही है और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है पुलिस, ट्रैवलिंग टाइम को हटा के, तो भी हेबियस कॉर्पस लग जाएगी। यानी आप किसी को भी पकड़ के नहीं रख सकते, अनलॉफुल डिटेन नहीं कर सकते। हर टाइप की अनलॉफुल डिटेंशन के ऊपर जो रिट लगती है वो है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, अब ऐसे याद रख लो, कॉर्पस, कॉर्प है, बॉडी है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना लो, दिमाग में बैठा लो। फिर आती है मैंडमस की रिट। मैंडमस यानी मैंडेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो। ठीक है, दिस रिट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क। यानी कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक बॉडी है, वो अपना काम नहीं कर रही है, वो फेल कर रही है अपने ड्यूटी करने में, या काम कर रही थी काम रोक दिया, तो एक मैंडेट दे रहे हैं, यानी मतलब ऑर्डर दे रही है कोर्ट, जुडिशरी, कि आप ये अपना काम करो, तो वो मैंडमस है। मैंडमस किस पे लगती है? देखो, हेबियस कॉर्पस तो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी लग जाती है, पर मैंडमस सिर्फ स्टेट पे ही लगती है। स्टेट में कौन कौन आता है? अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में। स्टेट में गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बॉडी आती है, गवर्नमेंट एजेंसी आती है, पीएसयू आती है, या कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो मैंडमस सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट लगती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडमस नहीं लगती है। जैसे मैंडमस है यानी मैंडेट दे रहे हैं, लगभग ऐसे समझो ना थोड़ा भाषा से, तो वो है कि ऑर्डर दे रहे हैं, क्या करने का? कुछ काम करने का ऑर्डर दे रहे हैं। प्रोहिबिशन, कुछ काम ना करने का ऑर्डर दे रहे हैं। A court that is higher in position issues a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction that it does not possesses। it directs inactivity। Prohibition, prohibit कर रहे हैं, जैसे आप मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया कि ये काम हो जाना चाहिए, ये डिमोलिशन हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट के पास केस गया, उन्होंने प्रोहिबिशन की रेट लगा दी कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो एक तरीके से प्रोहिबिट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इनएक्टिविटी। मैंडमस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आती है सर्चुरी की रिट। दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन द अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट or tribunal, ordering them either to transfer a case pending with them to itself or quash their order in a case। देखो, मान लो किसी ने कोई क्राइम करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसे हुई फांसी की सजा और हाई कोर्ट से हुई उसको उम्र कैद,
तो इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी वो छोटा कोर्ट है ना, वो अथॉरिटी में लोअर कोर्ट है ना हाई कोर्ट के, तो उस कोर्ट का ऑर्डर क्वैश कर दिया जाएगा यानी निरस्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और हायर कोर्ट का ऑर्डर ही चलेगा। ठीक है, तो उसको फांसी नहीं होगी, उसको उम्र कैद ही होगी। अगर सर्चुरी की रिट नहीं हो तो उसे तो उम्र कैद कर दो और जब मरने वाला तो फांसी पे टांग दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। सर्चुरी क्या है? दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट्स पे भी लगती है, ट्रिब्यूनल लोअर कोर्ट पे भी लगती है और ट्रिब्यूनल पे भी लगती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वैश हो जाएगा। जो भी कोर्ट अथॉरिटी में हायर होगा उसकी चलेगी, जो कोर्ट अथॉरिटी में लोअर होगा उसके ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाएगा यानी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस, कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दो। आपने सुना होगा ना कि अब मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट से अब मामला चला गया हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वैश देयर ऑर्डर इन अ केस। क्यों वारंटो? क्यों? क्यों हो तुम? वारंट क्या है? क्यों वारंटो? क्या वारंट है? ऐसे समझो, क्यों वारंटो, दिस रिट इज टू प्रिवेंट इलीगल obsession of a public office by a person। जैसे आप तो इस ऑफिस को होल्ड करने के एलिजिबल ही नहीं है, आप इस ऑफिस में कर क्या रहे हैं, आपको वारंट क्या है इस सीट पे बैठने का, तो उस पे लगती है क्यों वारंटो। ये इलीगल यूसर्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस पे डील करती है। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं हर एक रिट को। हेबियस कॉर्पस, देखो लैटिन में हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। क्या मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का? टू हैव द बॉडी। क्या हैव करना? बॉडी, बॉडी। दिस writ is an order issued by a court to a person who has detained another individual, compelling them to produce the detained person before the court। देखो अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने किसी को पकड़ रखा है, डिटेन कर रखा है, तो हम तो पकड़ ही नहीं सकते, वो तो हमारा पकड़ना तो इलीगल डिटेंशन ही है। अगर पुलिस भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही 24 घंटे में तो वो भी इलीगल डिटेंशन ही है। तो ये बोलता है कि आपने किसी को भी पकड़ा है तो वो कोर्ट के आगे आप पेश करें। The court then examines the reasons and legality behind the detention। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रीजंस क्या है, लीगैलिटी क्या है इस डिटेंशन की। If the detention is found to be unlawful, the court will order the immediate release of the detained person। अगर कोर्ट को लगता है कि इसका डिटेंशन अनलॉफुल है तो कोर्ट तुरंत ऑर्डर करेगा कि इसको रिलीज कर दिया जाए। The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities and private individuals। देखो इस पॉइंट को अपने को रखना है अच्छे से याद। हेबियस कॉर्पस ही ऐसी इकलौती रिट है, माइंड इट, हेबियस कॉर्पस ही ऐसी इकलौती रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जारी हो सकती है। The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities and private individuals। ये बात रखनी है अपने को याद। However, the writ of habeas corpus will not be issued in cases where, हेबियस कॉर्पस कहां कहां नहीं लगेगी, कहां कहां लगेगी ये तो अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे हेबियस कॉर्पस की रिट कहां कहां नहीं लगेगी। द डिटेंशन इज लॉफुल। ठीक है, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। कोर्ट का कंटेम्प्ट चल रहा है, लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट चल रहा है, डिटेंशन लॉफुल है। द डिटेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी भी कोर्ट द्वारा वो डिटेंशन को ऑर्डर करा गया है। द डिटेंशन इज आउटसाइड द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। जैसे आप राजस्थान का मामला है, एमपी में डिटेन कर रखा है तो राजस्थान हाईकोर्ट उस पर रिट जारी नहीं कर सकता, एमपी का जबलपुर हाईकोर्ट ही जारी करेगा। द रिट कैन बी फाइल्ड बाय द डिटेन्ड पर्सन और पर्सन एसोसिएटेड विद हिम हर। ठीक है, डिटेन पर्सन ही जारी नहीं कर सकता, कोई उसका सगा संबंधी भी जो एसोसिएटेड है उससे वो भी जारी कर सकता है। कुछ कुछ बातें हेबियस कॉर्पस में आप याद रखें। हेबियस कॉर्पस का देखो लैटिन में मतलब ही है टू हैव द बॉडी, कि आपको किसी ने पकड़ रखा है। अनलॉफुल डिटेंशन से डील करता है। अनलॉफुल डिटेंशन पब्लिक अथॉरिटी भी कर सकती है, अनलॉफुल डिटेंशन प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो हेबियस कॉर्पस ही एक ऐसी रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी लगती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगती है। ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी एक तरह की लॉफुल डिटेंशन ही होती, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। याद रखना है, यहीं पे तो घुमाएगा पॉलिटी के सवाल। देखो पॉलिटी के सवाल होते बहुत आसान है, वो घूम घूम के बहुत हार्ड बन जाते हैं। तो अपने को घूमना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट समझो यार। ये वीडियो सुन लो,
ये स्लाइड्स है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2-3 बार गो थ्रू करो अपने शॉर्ट नोट्स से, फिर एक बार सोचो आराम से बैठ के कि मतलब क्या है इन बातों का जो लिखी हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन करो, आराम से पेपर क्लियर करो। ठीक है। हाउ ये किन किन पे नहीं लगेगी कि किसी कोर्ट ने जारी करा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी वो लीगल ऑर्डर है, या बाहर लगता है जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के, या कंटेम्प्ट है वो कोर्ट का या लेजिस्लेचर का। ठीक है। और कौन जारी मतलब कौन फाइल कर सकता है, डिटेन पर्सन खुद भी कर सकता है, या कोई पर्सन जो उससे एसोसिएटेड है वो भी हेबियस कॉर्पस के रिट फाइल कर सकता है। मैंडमस, मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, हम मैंडेट दे रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, मैंडेट भी तो कमांड होता है। इट इज डायरेक्टिव इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। मैंडेमस किस पे जारी करता है, मैंडेमस सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल या स्टेट पे जारी करता है। स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के तहत हर एक गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट की बॉडी, गवर्नमेंट का ऑफिशियल, पीएसयू वगैरह भी आते हैं, याद रखना है। और कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। जैसे अपन देखते हैं ना, पुल बनाने का ठेका दिया गया था एक कंपनी को, वो पुल नहीं बना रही, कोर्ट ने आदेश दिया, फिर वो बनाने लग गई, जो रिज्यूम कर दिया उसने, काम बीच में छोड़ दिया था, उसे वापस रिज्यूम कर दिया। पर वो तो एक प्राइवेट बॉडी है, पर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है ना, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती है। इट इज अ डायरेक्टिव issued by a court to a public official compelling them to perform a duty that they are legally obligated to fulfill but have either failed or refused to do so। मतलब वो कोई काम नहीं कर पा रहे, उन्होंने मना कर दिया हम काम नहीं करेंगे, पर तुम लीगली ऑब्लिगेटेड हो काम करने के लिए, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। This writ can also be issued to public bodies, corporations, lower court, tribunal or government agencies to ensure they perform their official duties। देखो, मैंडमस की रिट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट भी जारी हो सकती है, पीएसयूज के अगेंस्ट भी। ठीक है। कोई प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, लीगली ऑब्लिगेटेड है वो गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करे, एमओयू बनाया है, तो वो भी आएंगे इसमें। However, mandamus cannot be issued in the following cases। किन किन केसेस में नहीं हो सकता मैंडमस की रिट जारी, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के साथ लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है, उस पर जारी नहीं हो सकती। टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्टैट्यूटरी बैकिंग। कोई डिपार्टमेंटल काम चल रहा है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं जहां पे स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, वहां पे भी जारी नहीं कर सकती। ये वर्ड बहुत याद रखना है, लीगली ऑब्लिगेटेड, जो भी चीज लीगली ऑब्लिगेटेड होगी वहीं पे मैंडमस लगेगा। वेयर द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी रादर देन मैंडेटरी। ठीक है। आपको मैंडेटरी बॉडी ड्यूटीज पे ही मैंडमस लगेगा, डिस्क्रिशनरी पे नहीं लगेगा। आप एसडीएम साहब को नहीं कह सकते कि एसडीएम साहब हवा खराब है, तो आप पे ये लगेगा, आप कुछ कर नहीं रहे हवा खराब के लिए। तो हवा खराब के लिए काम करना एसडीएम की डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो रेट लगेगी मैंडेटरी ड्यूटी पे, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी पे नहीं लगेगी। ये बात याद रखनी है। यहाँ पे अभी तक सवाल आया नहीं है पर आएगा। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन against the President of India or the state governors and against the Chief Justice of a High Court acting in the judicial capacity। देखो, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं लगा सकते अपन रेट, गवर्नर के खिलाफ नहीं लगा सकते, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे नहीं लगा सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो लीगली नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं लग सकती। देखो, मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। ये एक डिस्क्रिशनरी, ये सॉरी डिस्क्रिशनरी नहीं, इट इज अ डायरेक्टिव issued by a court to a public official compelling to perform a duty that they are legally obligated to fulfill but have failed or refused to do so। ठीक है। ये कहाँ लग सकती है रेट, पब्लिक बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज टू एंश्योर दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज। और ये लग सकती है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल पे जो स्टेट के लिए काम कर रहा हो, स्टेट के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड हो। अगर वो स्टेट के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर मैंडमस नहीं लगेगी, पर अगर वो स्टेट के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड है तो उस पर लगेगी। ठीक है। और लोअर कोर्ट्स पे भी लग सकती है, ट्रिब्यूनल्स पे भी लग सकती है, ये बातें ध्यान रखें। यहीं पे पेच आता है, यहीं पे सवाल बनता है यूपीएससी का, यहीं पे लोग अटकते हैं और फ्री से रह जाते हैं। हम नहीं रहेंगे क्योंकि हम ये वीडियो देख रहे हैं भाइयों बहनों।
मैंडमस कहाँ कहाँ नहीं लग सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है, प्रेसिडेंट पे नहीं लग सकती, चीफ जस्टिस पे नहीं लग सकती, गवर्नर्स पे नहीं लग सकती, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे नहीं लग सकती, डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज पे नहीं लग सकती, पर मैंडेटरी ड्यूटीज पे लग सकती है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को एनफोर्स कराने के लिए जिनके कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है वहां नहीं लग सकती। ठीक है, कहाँ लग सकती है कहाँ नहीं लग सकती, इसको 2 बार रीड करें एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। प्रोहिबिशन, मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन वी फॉरबिड। कि आप देखो, मैंडमस तो डायरेक्ट करती है एक्टिविटी को, प्रोहिबिशन डायरेक्ट करती है इनएक्टिविटी को। प्रोहिबिशन मींस टू फॉरबिड। दिस रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये रिट कौन जारी करता है? एक हायर कोर्ट। हाई कोर्ट मत समझना इसको, हायर हायर हायर, जैसे हाई कोर्ट का हायर कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही। ठीक है, दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल किसी पे भी जारी हो सकती है ये रिटें। preventing it from acting beyond its legal authority or jurisdiction it does not have। ये प्रिवेंट करती है कि आप अपनी बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी नहीं कर सकते, जोरिडिक्शन नहीं कर सकते। अब जैसे जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो कैट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम नहीं कर सकता एनजीटी। एनजीटी सिर्फ एनवायरमेंट का काम करेगा, वो बाकी नहीं काम कर सकता। ये सब भी कहती है। While mandamus commands an authority to take action, prohibition specifically orders an activity to refrain from continuing proceedings that are outside its jurisdiction। देखो, mandamus का उल्टा है prohibition। mandamus कहता है कि काम करो, prohibition कहता है काम मत करो। ठीक है, the writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi judicial authority। ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, the writ of a prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. It cannot be invoked against administrative authorities, legislative bodies, or private individuals and organizations। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे इशू करी जा सकती है, किस पे इशू नहीं कराई जा सकती। ये इशू करी जा सकती है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी पे ही। ये गवर्नमेंट बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन पे नहीं करी जा सकती इशू। देखो, प्रोहिबिशन तो बहुत आसान सी है, क्वेश्चन बनेगा, बन भी सकता है। पहले देख लो मतलब क्या होता है प्रोहिबिशन का। टू फॉरबिड, ओके सर, ये हायर कोर्ट करता है लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे जारी। ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स लीगल अथॉरिटी और जुरिसडिक्शन इट डज नॉट हैव। ओके, वाइल मैंडमस कमांड, देखो देखो मैंडमस क्या कहता है और प्रोहिबिशन क्या कहता है। दोनों, मैंडमस करता है कि काम करो, ये कहता है कि काम ना करो, आपके जुरिसडिक्शन के बाहर है तो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन स्पेसिफिकली ऑर्डर्स एन अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स दैट आर आउटसाइड इट्स जुरिसडिक्शन। आपके जुरिसडिक्शन के आउटसाइड है तो आप काम मत करो, ये कहता है प्रोहिबिशन की रिट। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड, ओनली ओनली, ठीक है। वो कहते हैं ना कुछ कुछ यूट्यूब चैनल जबरदस्ती व्यूज पाने के लिए कि प्रोहिबिशन के रेट ओनली आ गया ना, कहीं भी स्टेटमेंट में ओनली आ गया तो उसे गलत कर दो। पेज पॉलिटी है भाई, पॉलिटी आसान थोड़ी है। समझ लो तो बहुत आसान है, ना समझो तो फिर ना ही समझो। ठीक है, the writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities। It can issued only against judicial and quasi-judicial authorities। It cannot be evoked against administrative authorities, legislative bodies, private individuals and private organizations। ठीक है, only only से कंफ्यूज नहीं होना। ये जो स्लाइड है ना, इसके शॉर्ट नोट जरूर बनाना। देखो, मेरा काम है आपको पढ़ाना, फैंसी बातें करना, ऐसे स्पून फीड करना नहीं है। मैंने बोल दिया ये जरूरी है, ये पढ़ लो, वेल एंड गुड, ना पढ़ो मेरे क्या जा रहा है, पर पढ़ी लो अच्छे से। सर्चुरी, सर्चुरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। देखो, सर्चुरी तो अपन ये ना, सर्टिफाइड आ ही गया, आधा वर्ड तो आ ही गया, आधा वर्ड तो आ ही गया, तो सर्टिफाइड है। टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। देखो, आप अपने जो रिवीजन वाले नोट्स बनाए ना, जो आप एग्जाम से पहले एकदम ऐसे गो थ्रू करके जाएंगे, उसमें हर रिट का मतलब लिख लेना बस। बाकी दिमाग में बैठाओ अभी क्या कहती है क्या रिट।
दिस writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal. किस किस को जारी होती है सर्चुरी की रिट? This writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal, either to transfer a case to itself or to quash the decisions made by the lower authority. देखो, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया या किसी ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दिया, वो मामला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज ने बोला कि ये पूरा मामला ही मेरे पास ट्रांसफर कर दो और तुम कुछ मत करो इसमें, या फिर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी करा गया आदेश को कैंसिल कर दिया, एंड कर दिया, समाप्त कर दिया, वो कहती है ये रिट। दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट मत समझ लेना, हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी है जरूरी, either to transfer a case to itself or to quash the decision made by the lower authority. It is issued when there has been an access or lack of jurisdiction. तो बहुत काम है लोअर कोर्ट के पास वहां पे, तो उसने हाई कोर्ट पे कर मतलब ये रिट जारी कर दी कि मामला ही हमें दे दो, या ये मामला क्वैश करो और हम नया फैसला सुनाएंगे। या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, किसी ट्रिब्यूनल के पास एनजीटी का मामला है, अब एनजीटी के साथ साथ वहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो रहा है, तो एनजीटी कैसे देखेगी लॉ एंड ऑर्डर का इशू? तो हाईकोर्ट बोलेगा एनवायरमेंट का मामला भी हम ही देख लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का तो हम देखते ही हैं, तो हम ही देख लेंगे, तुम ये ट्रांसफर कर दो हमारे पास, और अभी तक जो तुमने जजमेंट दिए उसे हम कर रहे हैं समाप्त, क्वैश। ठीक है, इट इज इशूड वेयर there has been an access or lack of jurisdiction or when there is an error in the application of the law. अरे देखो, अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी किताबें हैं लॉ की, वो काफी ना इंग्लिश लॉस हैं जो पुराने जमाने के, उसका इंटरप्रिटेशन काफी बार गलत भी हो जाता है, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन रोकने के लिए भी ये रिट करी जाती है जारी। अब देखो, हर सेशन कोर्ट, हर जो ट्रिब्यूनल है छोटे मोटे, वो गलत इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। अब वो चाह कर ले रहे हैं, करप्शन के थ्रू ले रहे हैं, या गलती ही हो रही है, ह्यूमन एरर हो रहा है, तो उन सब एरर्स से बचने के लिए, एरर इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ से बचने के लिए भी ये रिट जारी करती है कि हम अच्छे से समझ लेंगे, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हायर कोर्ट समझ लेगा, तुम परेशान मत हो। यही है। Unlike prohibition, which only prevents the future actions, certiorari can be both preventive and corrective, addressing past legal errors. ये एक बहुत अच्छी लाइन है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। देखो, प्रोहिबिशन की रिट जारी होती है वो फ्यूचर के मामलों के लिए होती है, प्रोहिबिशन की रिट जारी होती है फ्यूचर के मामलों के लिए, और ये जो है क्या है, ये सर्चुरी की रिट जारी होती है पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। प्रोहिबिशन तो कहता है कि फ्यूचर में ये काम मत करो, सर्चुरी कहता है अभी तक जो गलती हो गई है ना उसे भी हम सुधार रहे हैं। सर्चुरी कैन बी बोथ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एड्रेसिंग द पास्ट लीगल एरर्स। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुना दिया, उसमें कुछ कमियां रह गई, कुछ लीगल एरर्स रह गए, हाई कोर्ट के पास मामला गया, हाई कोर्ट ने वो पुराना जजमेंट कर दिया क्वैश, एंड, समाप्त, और उसने नया जजमेंट सुनाया जिसमें जो पहले जो लीगल एरर्स हो गए थे ना वो भी करेक्ट कर लिए हाई कोर्ट ने। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलाइक प्रोहिबिशन which only prevents future actions, certiorari can be both preventive and corrective, addressing past legal errors. I hope you are understanding this. Originally, certiorari was only issued against judicial and quasi judicial bodies. जैसे अपन ने पढ़ा था, प्रोहिबिशन सिर्फ क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडीज पर ही लगता है। सेम 1991 से पहले तक सर्चुरी भी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही जारी होती थी, इशू होती थी। पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, ठीक है, expanded its scope, allowing it to be issued against administrative authorities that impact individual rights. देखो, 1991 से पहले तक सर्चुरी जारी होती थी, इशू होती थी सिर्फ जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट थी, पर सुप्रीम कोर्ट की 1991 की जजमेंट के बाद इसका स्कोप हो गया ब्रॉड, वाइड, तो इसमें इंक्लूड कर लिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी, जो मामले इंपैक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल की राइट में। ठीक है, like prohibition, certiorari cannot be used against legislative bodies or private individuals and organizations, ये तो सेम ही है। प्रोहिबिशन और सर्चुरी लेजिस्लेटिव बॉडीज पे नहीं लग सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं लग सकती, प्रोहिबिशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे नहीं लग सकती, पर सर्चुरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे लगती है। कब से लगती है? 1991 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद।
मैंने बोल दिया, आप लोग नोट्स में लिख लें और क्वेश्चन सही कर आए। ठीक है, 1991 को एक मार्क रखना है इसमें रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट की, कि 1991 से पहले सर्चुरी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज पर ही लगती थी, पर 1991 की रूलिंग के बाद सर्चुरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे भी लगती है, पर प्रोबेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे नहीं लगता। ठीक है, और प्रोबेशन और सर्चुरी लेजिस्लेटिव बॉडीज पे नहीं लगती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे नहीं लगती, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं लगती। ये बात गांठ बांध लो गांठ। क्यों? क्यों वारंटो? इसका मतलब होता है क्या वारंट है आपके पास, बाय व्हाट अथॉरिटी। और वारंट, देखो ये सिंपल सी बात है, ये रेट जारी होती है हर उस पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट जिसका परमानेंट नेचर हो जॉब का, कि आप इस पोस्ट पर हैं, आप इस अथॉरिटी में हैं, पर आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है इस पोस्ट पे बैठने की। आपके पास अगर लीगल अथॉरिटी नहीं है इस पोस्ट पे बैठने की, तो आपके अगेंस्ट जारी हो सकती है एक रेट, उस रेट का नाम है क्यो वारंटो। This writ is issued by a court to inquire into the legality of a person's claim to hold a public office. It serves to prevent the unlawful occupation of a public office by someone without proper legal authority. देखो एक फनी सी न्यूज आती है ना कि फर्जी आईएएस पकड़े गए, फर्जी दरोगा पकड़े गए। ठीक है, मतलब तो वैसे फर्जी आईएएस पकड़े गए ना, तो उसमें ऐसा होता है कि उनकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है आईएएस रहने की, पर वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं आईएएस हूं, तो उन लोगों के अगेंस्ट लगेगी रिट। उस रिट का नाम है क्यो वारंटो। The writ can only be issued for a substantive public office of a permanent nature established by law or the constitution. देखो ये संविदा कर्मी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के अगेंस्ट नहीं जारी होगी, ये जारी होगी अगेंस्ट में सिर्फ उन पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट जो परमानेंट नेचर के हैं, जो बने हैं किसी लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन से। ना ही ये जारी होगी मिनिस्टीरियल और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट। ठीक है, देखो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट सिर्फ एक रेट जारी होती है, उस रेट का नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, unlike other writs, quo warranto can be filed by any interested person, not just the individual directly affected by the assertion of the office. देखो अपन ने पढ़ा था हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कौन फाइल कर सकता है? वो खुद जो जिसे डिटेन करा गया हो, या फिर उसका कोई सगा संबंधी। पर क्यो वारंटो कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी फाइल कर सकता है क्यो वारंटो, बस वो अपनी सही स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए ना ये फर्जी इंस्पेक्टर बंदा घूम रहा है, आप रेट फाइल कर दो क्यो वारंटो। ठीक है, ये किनके अगेंस्ट होती है? इसका मतलब ही क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। और वारंट क्या अथॉरिटी, क्या वारंट है, कि आप क्लेम कैसे कर रहे हो कि आप इस पोस्ट पर हो जब आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी किस चीज की नहीं, किस पोस्ट की नहीं है, जो एक पब्लिक ऑफिस है परमानेंट नेचर का, लॉ से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। ये प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं होती। मैं बोल सकता हूँ कि मैं सीईओ हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, मेरे पे क्यों वारंटो नहीं लगेगी, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं पटवारी हूँ। ठीक है, याद रखनी है बातें। सीईओ मैं बोल सकता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हूँ, पर मैं पटवारी हूँ ये मैं क्लेम नहीं कर सकता। इट डज नॉट अप्लाई टू मिनिस्टीरियल और प्राइवेट ऑफिस, ये बात याद रखनी है। अनलाइक अदर रिट्स, क्यो वारंटो कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। कोई भी कर सकता है जिसको इंटरेस्ट है इन मामलों में, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द असर्शन ऑफ द ऑफिस। आगे चलो। देखो ये है अपना रिवीजन पेज, जो अपन हर लेक्चर में बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, अच्छे से रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स में बनाए। देखो हर चीज का मतलब दे रखा है, हर रेट का मैंने मतलब बता रखा है यहाँ पे। रेट्स आई कहाँ से हैं? रेट्स वर टेकन फ्रॉम इंग्लैंड, यूके। नंबर ऑफ रेट्स, कितने रेट्स है? 5 रेट्स हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन, सर्चुरी, क्योवरेंटो। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन, सर्चुरी, क्योवरेंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, प्रोबेशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, सर्चुरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। सर्चुरी सर्टिफाइड याद रखो। क्योवरेंटो क्या वारंट है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। कौन सी है वो 5 रेट्स? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशन, सर्चुरी, क्योवरेंटो। रिट्स कौन जारी करता है, रिट्स इशू कौन करता है? कोर्ट्स इशू करते हैं। कौन से कोर्ट्स इशू करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही रिट्स इशू करता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में इशू करता है रिट्स, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स और किसी भी चीज में रिट्स जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में रिट्स जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी पब्लिक के टॉपिक पे रिट्स जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस एकमात्र ऐसी रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट जारी हो सकती है। ये पेज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखें, सवाल बनेंगे। आइए सवाल करते हैं।
पढ़ो पढ़ो, खुद ट्राई करो करने की। Which among the following writs can be issued against any private individual? Just अभी बोला है, मतलब ही नहीं समझाने का। आंसर है इसका हेबियस कॉर्पस। ओनली थ्री। ए। ए। विद रेफरेंस टू द रिट्स, रिट्स के बारे में बात करी जा रही है। इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो तीन स्टेटमेंट दिए हैं, आप खुद पढ़ो, कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताना है, कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पढ़ो पढ़ो। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक तो सही है। अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन। अगर पब्लिक ड्यूटी से इंटरेस्टेड है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी तो इशू हो सकती है उसके अगेंस्ट भी मैंडमस की रिट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में आती है तो उसके अगेंस्ट मैंडमस इशू हो सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। Any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto, अपन ने देखा था कोई भी कर सकता है क्यो वारंटो की रिट फाइल। तो आंसर इसका 1 और 3 सही है, तो आंसर होगा इसका सी। सी आंसर है। सी आंसर है। पावर ऑफ इशूइंग अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लाइस विद, हेबियस कॉर्पस की रिट कौन सा कोर्ट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल। अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, हाँ। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, हाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अपन ने पढ़ा था क्या? नहीं। देखो अपन ने नहीं पढ़ा तो वो है ही नहीं, अपन सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ। अपन ने नहीं पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट जारी कर सकता है, कोई भी रिट जारी कर सकता है, तो नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल अपन ने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकता। अपन ऐसे पढ़ रहे हैं कि अपन कहीं कंफ्यूज नहीं हुए, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं जारी, तो इसका आंसर होगा ए। 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 which writ is issued by the court to quash the wrongful order of a lower court? मैंडमस कमांड देते हैं, क्यो वारंटो क्या अधिकार है आपका, प्रोहिबिशन रोक रहे हैं। सर्चुरी में अपन ने पढ़ा था, तो इसका आंसर है सर्चुरी। डी डी डी। मैच द फॉलोइंग। देखो कुछ टाइम पहले ऐसे सवाल आते थे, बहुत आसान होते हैं ये सवाल, बस लगते डरावने हैं, डरना नहीं है। अरे आप आपास माथुर से पढ़ रहे हो, आप डरोगे क्यों? मैं खुद नहीं डरता किसी चीज से। तो आप क्यों डरोगे? हेबियस कॉर्पस, अनलॉफुल डिटेंशन, तो ए का तो 2 हो गया। मैंडमस, ऑर्डर टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, बी का 3 हो गया। क्यो वारंटो, अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, सी का 4 हो गया। सर्चुरी, करेक्शनल डायरेक्टिव्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डी का 1 हो गया। ए का है 2, बी का है 3, सी का है 4, डी का है 1। आंसर है सी। देखो मेन सा क्वेश्चन है, इस चैनल पे मैंने पोस्ट बना रखी है, मतलब उस पे एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें शामिल हो जाएं। मेरे को पर्सनली लिखकर भेज दें आंसर, या कमेंट सेक्शन पे लिख दें, मैं इसको सही कर दूंगा आंसर को, मतलब जो आपका होगा ना, क्या क्या ऐड करना है, कैसे फ्रेम करना है, मैं आपको बता दूंगा। मेन सा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स इन सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है रिट का सेफगार्ड करने में फंडामेंटल राइट्स को? आप हेबियस कॉर्पस को मेंशन कर सकते हैं इसमें अच्छे से, मतलब पांचों करते हुए आप हेबियस कॉर्पस कर सकते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है ना। अपन ने इस लेक्चर में ही सब कुछ है, अपने को भागना नहीं है इधर उधर। ये लेक्चर आपने पढ़ लिया, आपने रिट्स पढ़ ली, तभी तो इतना लंबा हो रहा है लेक्चर। हाउ डू दे सर्व एज अ क्रूशियल टूल फॉर सिटीजंस टू सीक जुडिशियल रेमेडीज, आर्टिकल 32, आर्टिकल 26 लिखना है। क्या क्या है सब कुछ लिखना है, आप लिखो आंसर, मैं करेक्ट करूंगा, मजा आएगा। 250 वर्ड में लिखो, सही अच्छे से करेंगे। कैसा लगा सेशन, बताइए क्या कमेंट्स में। थैंक यू।